तो चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं प्लेटो को। ऑलरेडी हम लोग एक सेशन रिकॉर्ड कर चुके हैं वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट को, ठीक है। इस जर्नी को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो प्लेटो का जो फिलॉसफी का शुरुआत हुआ, कैसे कैसे चीज़ें शुरुआत हुआ, इसको हम लोग समझ चुके हैं, ठीक है। एथिक्स एज द फाउंडेशन ऑफ पॉलिटिक्स, कि जो पॉलिटिक्स का फाउंडेशन क्या है, एथिक्स है। एथिक्स के ऊपर ही पॉलिटी का शुरुआत है, ठीक है। सब सारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि क्या सही है और क्या गलत है, क्या करना सही है और क्या करना गलत है ना। पॉलिटिक्स का मेन क्वेश्चन क्या है, पॉलिटिक्स क्या चाहता है, कोई भी फिलोसफर क्या चाहता है सॉल्व करना, कि कैसा सिस्टम बनाया जाए जो परफेक्ट हो। परफेक्ट आइडियल स्टेट बनाने के सारे जो थिंकर्स हैं, जो फिलोसफर है, वो कोशिश करता है, ठीक है। प्लेटो उसमें से भी एक है। तो थोड़ा एथिक्स का मतलब समझ लीजिए। तो एथिक्स रिफर्स टू अ ब्रांच ऑफ लर्निंग कंसर्न विद द प्रिंसिपल्स ऑफ गुड कंडक्ट, है ना, कि गुड कंडक्ट से रिलेटेड चीज़ें हैं, जो प्रिंसिपल्स ऑफ गुड कंडक्ट है, कि क्या करना सही है और क्या करना गलत है, ठीक है। इट इंक्वायर्स इनटू मोरल बिलीव्स एंड रूल्स अबाउट राइट एंड रॉन्ग, कि क्या सही है और क्या गलत है, जिसके बारे में हम बात ही कर रहे हैं। दिस टर्म इज यूज एज अ सिंबल ऑफ द मोरल फिलोसफी एज वेल एज अ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ गुड कंडक्ट, ठीक है। मोरल फिलॉसफी और अ सेट ऑफ अ गुड कंडक्ट के रूप में यूज़ किया जाता है एथिक्स को, है ना। बोलता है कि थोड़ा भाई थोड़ा एथिकल भी बनो, है ना। कहाँ पे चले गए, हाँ, प्रिंसिपल ऑफ गुड कंडक्ट कंसर्निंग अ पार्टिकुलर प्रोफेशन सच एज मेडिकल एथिक्स और बिजनेस एथिक्स। तो हर प्रोफेशन में भी होता है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स क्या है, तो बिजनेस एथिक्स क्या है, तो मेडिकल एथिक्स क्या है। बिजनेस एथिक्स का मतलब क्या है, कि क्या सिर्फ बिजनेसमैन को क्या सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग के बारे में ही सोचना चाहिए, या बिजनेस का क्या आइडियल फॉर्म होना चाहिए, ठीक है। उसी तरीके से मेडिकल एथिक्स में हर जगह पे एथिक्स अप्लाई होता है, ठीक है। एक और मीनिंग है द गोल्डन मीन, है ना। इधर हम लोग पढ़े थे पिछले सेशन में गोल्डन मीन क्या था, इधर गोल्डन मीन के बारे में, ठीक है। सो द गोल्डन मीन रिफर्स टू अ फेमस एथिकल प्रिंसिपल्स इनंशिएटेड बाय अरिस्टोटल। अरिस्टोटल साहब इस गोल्डन मीन के बारे में बात करते हैं। एंशिएंट ग्रीक फिलोसफर इन हिज एथिक्स, अपने एथिक्स में वो बात करते हैं गोल्डन मीन के बारे में, ठीक है। इट होल्ड्स द की टू पर्सनल एज वेल एज सोशल मोरालिटी एंड सर्व एज अ गाइड फॉर पॉलिटिकल एक्शन। और पॉलिटिकल एक्शन के गाइड के रूप में सर्व करता है क्या, गोल्डन मीन, ठीक है। गोल्डन मीन का मतलब क्या है, ये हम लोग जब आगे पढ़ेंगे तब आपको क्रिस्टल क्लियर समझ में आएगा। जैसे द डॉक्ट्रिन ऑफ द गोल्डन मीन implies that virtue or excellence lies in finding a middle path between two extremes। तो टू एक्सट्रीम्स है, न तो इतने हाइट पर से कूदना है कि गोर हाथ तोड़ लेना है, और नहीं इतने हाइट पर से रुकना है कि बस सब कुछ। तो गोल्डन मीन, द डॉक्ट्रिन ऑफ द गोल्डन मीन implies that virtue or excellence lies in finding a middle path between two extremes, कि जो दो एक्सट्रीम्स के बीच में से क्या मिडिल पाथ को चुनना है। तो बुद्धा का जो कंसेप्ट है कि मध्यम मार्ग, लाइक दैट, ठीक है। दिस वुड टर्न आउट टू बी वाइसेस इन देमसेल्व्स। फॉर एग्जांपल, करेज इज अ वर्च्यू दैट लाइज बिटवीन द कोऑर्डिनेस एंड रशनेस, ठीक है। जो करेज एक वर्च्यू है जो कि एक रशनेस और कोऑर्डिनेस के बीच में क्या करता है, लाइज करता है, ठीक है। So liberty between the stinginess and extravagance के बीच में लाइज करता है लिबर्टी, ठीक है। उसी तरीके से एम्बिशन बिटवीन स्लॉथ एंड ग्रीड। तो एम्बिशियस कोई व्यक्ति है तो इसका मतलब उसमें कुछ ग्रीड भी है और कुछ स्लॉथ भी है। जैसे मोडेस्टी बिटवीन ह्यूमिलिटी एंड प्राइड। तो ह्यूमिलिटी और प्राइड के बीच में भी मोडेस्टी लाई करता है, ठीक है। यानी कोई भी चीज़ का रास्ता क्या होता है, ना तो पूरी तरीके से एक्सट्रीम और नहीं पूरी तरीके से, न तो लोअर और न तो हायर। कोई भी क्या होता है बीच में, ना बोलता है बीच में नहीं बनो, तो बीच वाला काम,
ठीक है। जैसे फ्रेंडशिप बिटवीन क्वारलसमनेस एंड फ्लैटरी, ठीक है। जैसे बुद्धिज्म ऑल्सो कंडेम्स मिडिल पाथ एज द रोड टू वर्चू। तो जैसे भगवान बुद्ध बोलते हैं कि अगर वर्चुअस बनना है, अगर आपको क्या बोलता है सेल्वेशन पाना है, तो आपको क्या मिडिल पाथ को फॉलो करना है। मिडिल पाथ फॉलो कीजिए, आप वर्चुअस बन जाइएगा, ठीक है। उसी तरीके से मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है उसको समझा रखा है। द मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन रिफर्स टू अ मिक्सचर ऑफ अरिस्टोक्रेसी एंड डेमोक्रेसी। तो अरिस्टोक्रेसी और डेमोक्रेसी के जब मिला दीजिएगा तो इट इज़ अ लाइक अ मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन। सो प्रिस्क्राइब बाय अरिस्टोटल एज अ रेमेडी टू क्योर द ills of the political instability of his contemporary Greek city states, ठीक है। He observed that none of the prevailing form of the government, viz monarchy, tyranny, aristocracy, oligarchy, polity and democracy, proved to be stable because concentration of power in the hands of any rule or a ruling group gave rise to a discontent among those who were deprived of power। कुछ समझ में आया? नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, चलिए। एंड ऑल्सो करप्टेड द रूलर्स बिकॉज पावर्स एंड वर्चू कैन नॉट एग्जिस्ट। देखिए क्या बोल रहा है क्या, आसान भाषा में, सिंपल भाषा में। एक बार फिर से रीड कर देता हूँ। द मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन रिफर्स टू अ मिक्सचर ऑफ अरिस्टोक्रेसी एंड डेमोक्रेसी को मिलाकर ही उसे मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, ठीक है। प्रिस्क्राइब बाय अरिस्टोटल, जो कि प्रिस्क्राइब किया है, रेमेडी टू क्योर द इल्स ऑफ पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी ऑफ हिज कंटेम्प्रोरी ग्रीक सिटी स्टेट्स। तो जो ग्रीक सिटी स्टेट्स में जो उनके समय पे यानी उनके टाइम पे जो इनस्टेबिलिटी था, है ना, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, उसको ठीक करने के लिए उन्होंने मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन का सहारा लेने को बोला, ठीक है, कि मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन को अपनाओ जहाँ पे कुछ अरिस्टोक्रेसी भी होना चाहिए और डेमोक्रेसी भी होना चाहिए। सो ही ऑब्जर्व क्या अरिस्टोटल साहब ऑब्जर्व किए दैट नॉन ऑफ द प्रिवेलिंग फॉर्म गवर्नमेंट, जैसे कि मोनार्की हो या टायरेनी हो या अरिस्टोक्रेसी हो या ओलिगार्ची हो या पॉलिटी या डेमोक्रेसी, कोई भी स्टेबल नहीं है बिकॉज कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन द हैंड्स ऑफ एनी रूल और रूलिंग ग्रुप गिव राइज टू अ डिस्कंटेंट अमंग दोज हु वर डिप्राइव ऑफ पावर। तो जिसके पास पावर नहीं है वो हमेशा क्या बोलता है, अरे पावरफुल आदमी के बात ही कुछ और है, और जिसके पास पावर नहीं है वो हमेशा क्या करता, चाहता है कि पावर मेरे हाथ में आए, है ना। इस पॉइंट को मैं समझा नहीं पा रहा हूँ आपको ना। तो एक तो बोल रहा है कि अरिस्टोटल बोल रहा है कि जितना भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, चाहे मोनार्की हो या टायरेनी हो या अरिस्टोक्रेसी हो या ओलिगार्ची हो, है ना, ये सारे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है, स्टेबल नहीं है, ठीक है। प्रूव टू बी स्टेबल बिकॉज डिसकंटेंट अमंग दोज हु वर डिप्राइव ऑफ पावर। तो जिसके पास पावर है, जिसके पास पावर नहीं है, उसको मन में तो एक लालसा सा तो होता ही है छीनने की, कि उसके पास पावर है तो चलो हम भी छीनते हैं, ये वाली बात। एंड ऑल्सो करप्टेड द रूलर्स बिकॉज पावर्स एंड वर्चू कैन नॉट एग्जिस्ट। तो जिसके पास पावर है वो क्या उसका मिसयूज़ करता है। आज भी देख लो आप, हमारे इंडियन पॉलिटी में ही देख लीजिए, सरकार हो या कोई एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी हो या ब्यूरोक्रेट हो, क्या जिसके पास पावर है वो उसका मिसयूज़ करना शुरू कर देता है, अपने आप को सलाम रॉकी भाई, है ना, हीरो मानने लगता है। क्योंकि पावर एंड वर्च्यू कैन नॉट एग्जिस्ट अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल। अरिस्टोटल बोलता है अगर पावर है और आपके पास गुण है, ये हो ही नहीं सकता है ना। कि मतलब एक ज्ञानी आदमी पावर, पॉलिटिक्स, दुनियादारी में मिल भी नहीं रखता है ना। जैसे इसके एग्जांपल अच्छा सा दो तो महात्मा गांधी के देख लो। महात्मा गांधी इतना गुणी व्यक्ति थे कि उनको समझ में आया कि मैं पॉलिटिक्स में जाके क्या करूँगा, तो क्या राजा के सिंहासन छोड़ दिए, है ना, ये वाली बात है। या बुद्ध, भगवान बुद्ध का देख लीजिए, भगवान बुद्ध का भी एग्जाम्पल है। उनका पिताश्री राजा थे, इतना शुद्धोदन कोशिश करते रह गया कि मैं अपने बेटा को क्या करूं, राजा बनाऊं, मैं अपने बेटा को भी राजा ही बनाऊंगा। लेकिन भगवान बुद्ध क्या किए, जंगल में निकल गए और भगवाना शुरू कर दिए,
है कि नहीं। तो यही बात बोल रहा है आपके अरिस्टोटल साहब की पावर और वर्चू कैन नॉट एग्जिस्ट, एक साथ नहीं एग्जिस्ट कर सकता। अगर पावर है इसका मतलब आपके पास बुद्धि नहीं है, अगर बुद्धि है तो फिर पावर क्या करोगे। सो ही कम टू द कंक्लूजन दैट अ judicious mixture of the aristocracy and democracy would prevent the possibility of corruption of rulers as well as rebellion against the government। क्या बोला है, he come to the conclusion that judicious mixture of aristocracy and democracy would prevent the possibility of corruption of rulers as well as the rebellion against the government। ठीक है, under this arrangement power would be exercised under this concept under this arrangement power would be exercised by the chosen few who were rich, educated and cultured, but their decisions would be subjected to approval of the ordinary people। So Aristotle argued that though ordinary people were not capable to rule, they would prove to be the best judge of the merits and demerits of the public policy। तो जो कॉमन लोग होता है, ठीक है, भले उनके अंदर रूल करने का पावर होता है या ना होता है ना, रूल करने का उनके पास दम हो या ना हो, या इच्छा हो या ना हो, लेकिन जो कॉमन लोग होता है, कॉमन पीपल होता है, वो बेस्ट जज हो जाता है किसी भी रूल, लॉ, नियम, कानून का। कैसे होता है, अब आप ही देखो, हमारे भारत सरकार मोदी जी ने क्या किसान कानून बनाया, मोदी जी को लगा कि बेस्ट कानून है ना, फार्मिंग में और एग्रीकल्चर सेक्टर में इससे अच्छा रिफॉर्म आज तक किसी गवर्नमेंट ने किया ही नहीं। और बाद में क्या हुआ, फार्मर्स ने इतना प्रोटेस्ट किया कि बाद में सरकार को उस कानून को वापस लेना पड़ा। तो जो कानून बनाया था फार्म्स लॉ या कोई भी ऐसा कानून जो बाद में वापस लेना पड़ता है, या लोगों का प्रोटेस्ट होता है, या लोग उस पर अपना नापसंदी जताता है, तो क्या वो कानून कोई ब्यूरोक्रेट्स ही बनाता है, सरकार ही बनाता है ना। यही बात बोल रहा है। तो जो कॉमन लोग हैं, जो आपके कॉमन सिटीजन्स है, वो ही इज़ द बेस्ट जज, है ना, वो बेस्ट जज है, ही इज़, हाँ, मतलब आपके जो कॉमन लोग हैं वो बेस्ट जज होते हैं इन सभी मैटर्स में। ठीक है, चलिए ग्रीक थ्योरी ऑफ द नॉलेज, अब हम लोग इस पॉइंट पे आ गए। ठीक है, सो ग्रीक थ्योरी ऑफ नॉलेज, द ग्रीक्स डिवेल्ड elaborately on the nature and types of knowledge. Their theory of the knowledge is regarded to be particularly illuminating even today। क्या बोल रहा है कि ग्रीक्स ड्वेल एलिबरेटली ऑन द नेचर एंड टाइप्स ऑफ नॉलेज, कि किस नेचर का नॉलेज है, किस टाइप का नॉलेज है। देयर थ्योरी ऑफ नॉलेज इज रिगार्डेड टू बी अ पार्टिकुलरली इल्यूमिनेटिंग इवन टुडे। तो आज भी उन लोगों का जो नॉलेज है, पर्टिकुलर थ्योरी है, वो सब आज भी हम लोगों को हेल्प कर ही रहा है ना। इल्यूमिनेटिंग का मतलब क्या होता है, मतलब हाँ, हेल्पिंग से ही रिलेटेड है, बताना कमेंट में आप लोग। द ग्रीक्स यूज अ सिंगल वर्ड एपिस्टम, ठीक है, वर्ड एपिस्टम फॉर नॉलेज एज वेल एज साइंस। सो इट मीन्स डैट दे रिकोगनाइज साइंटिफिक नॉलेज एज द रियल नॉलेज। तो ग्रीक्स लोग जो थे वो लोग मानते थे कि जो साइंटिफिक नॉलेज है वही रियल नॉलेज है, बाकी नॉलेज तो फेक है। सो मोरोवर they were convinced that the true knowledge was inseparable from virtue। वो बोलते थे कि जो ट्रू नॉलेज है उसको आप वर्चू से अलग नहीं कर सकते हैं, जो सही ज्ञान है उसको आप अलग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, the convinced that the true knowledge was inseparable from virtue। ठीक है, चलिए, यानी अगर नॉलेज सही है तो फिर आप वर्चुअस बनोगे। ठीक है, सो इन अदर वर्ड्स अ पर्सन कन्विंस्ड दैट ट्रू नॉलेज वाज इनसेपरेबल फ्रॉम वर्चू। सो इन अदर वर्ड्स, जाओ उसी को रिपीट कर दिया मैं। इन अदर वर्ड्स अ पर्सन हैविंग ट्रू नॉलेज वुड ऑटोमेटिकली फॉलो द पाथ ऑफ वर्चुअस। बात वर्चू
कि जिसके पास ट्रू नॉलेज है, जैसे भगवान बुद्ध के पास ट्रू नॉलेज आया, जब नॉलेज आया तो वो अपने आप वर्चुअस बन गया, है ना, ज्ञानी बन गया, बुद्ध बन गया। तो समझ ही रहे हैं आप। तो आगे बढ़ते हैं। सो नॉलेज मेड अ मैन वाइज एंड वर्चुअस, और ज्ञान के थ्रू ही व्यक्ति वर्चुअस और वाइज बनता ही है। सो परस्यूट ऑफ ट्रू नॉलेज और विजडम लेड टू द एवोल्यूशन ऑफ फिलॉसफी, और जो विजडम की वजह से और आपके नॉलेज की खोज की वजह से क्या है, आपका फिलॉसफी का एवोल्यूशन हुआ है, ठीक है, यानी फिलॉसफी का खोजा गया, फिलॉसफी खोजा गया, है ना। सो फिलॉसफी लिटरली मीन्स, फिलॉसफी का मतलब क्या है, द लव ऑफ विजडम, ठीक है। फिलॉसफी का सिंपल सा मतलब क्या है कि आप किसी भी ज्ञान से, किसी भी नॉलेज से, किसी भी चीज़ से जो थिंकिंग है उससे आप प्यार करते हैं, ठीक है। सो हेंस फिलॉसफी implies an effort for the acquisition of true knowledge, है ना, कि फिलॉसफी का मतलब क्या है कि आप अच्छे नॉलेज की खोज कर रहे हैं, उसको आप ज्ञान की प्राप्ति कर रहे हैं। इन मॉडर्न टाइम्स वी डिस्टिंग्विश बिटवीन साइंस एंड फिलॉसफी ऑन द ग्राउंड्स दैट साइंस डील्स विद द नेचुरल वर्ल्ड। मॉडर्न टाइम में हम लोग फिलॉसफी और साइंस में तो डिफरेंस करते ही हैं, बिकॉज साइंस डील्स विद द नेचर और मटेरियल वर्ल्ड, है ना, साइंस उसी के बारे में बात ही करता है। एंड वेयर एज फिलॉसफी डील्स विद द ऑब्स्ट्रैक्ट एंड कंसेप्चुअल एंटिटीज, कि फिलॉसफी कौन चीज़ के बारे में डिस्कस करता है कि क्या होना चाहिए, है ना, व्हाट शुड बी, और फिलॉसफी और आपका साइंस बोलता है कि क्या है ना, प्रेजेंट क्या है, जैसे मटेरियल है, जैसे जिस फ़ोन है तो फिर किस फ़ोन किस तरीके से काम कर रहा है, लॉजिक क्या है इसके पीछे, है ना। और फिलॉसफी क्या बात करेगा कि फ़ोन यूज़ करने से हमारा जीवन अच्छा कितना हो रहा है या नहीं हो रहा है, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है। पानी पी लेता हूँ थोड़ा, रुकिए। अब देखो भैया, चैप्टर पढ़ के मुझे जितना समझ में आ रहा है मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर इसमें कुछ गलती सही होगा तो भाई साहब माफ़ करना, है ना, कमेंट करके बताइएगा, उसे करेक्ट करने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, इसलिए क्षमा, है ना, आई बेग योर पार्डन, प्लीज़ माफ़ कीजिएगा अगर कुछ गलती हो जाएगा तो। चलिए कंटिन्यू करते हैं। अब ठीक है, चलिए। तो फिलॉसफी कौन सी से डील करता है, कंसेप्चुअल एंटिटीज से, ठीक है, और साइंस क्या डील करता है, मटेरियल वर्ल्ड से, नेचुरल वर्ल्ड से, ठीक है। बट द ग्रीक्स डिड नॉट रिकोगनाइज दिस डिस्टिंक्शन, लेकिन ग्रीक्स जो व्यक्ति है, जो ग्रीक सिटी स्टेट्स के लोग हैं, वो इन फिलॉसफी और साइंस में कोई डिस्टिंग्विश नहीं करते हैं, वो इसमें कोई भेद नहीं करते हैं, ठीक है। फॉर देम साइंस एंड फिलॉसफी वर कॉन्टरनिमस, यानी एक दूसरे से मिला जुला है, ठीक है। सोक्रेट्स डिस्टिंग्विश, सोक्रेट्स वही कौन, प्लेटो के गुरु जी, ठीक है। सो डिस्टिंग्विश बिटवीन नॉलेज एंड ओपिनियन प्रोवाइडेड बाय द की टू द ग्रीक थ्योरी ऑफ नॉलेज। तो प्लेटो साहब इस थ्योरी पर क्या करते हैं, वो डिस्टिंग्विश करते हैं नॉलेज, डिस्टिंग्विश बिटवीन नॉलेज एंड ओपिनियन, ओके। ठीक है। इन हिज व्यू नॉलेज वॉज बेस्ड ऑन द साउंड प्रिंसिपल, सोक्रेट्स मानते हैं कि knowledge was based on the sound principles and it could be proved like a geometrical theorem। तो नॉलेज क्या है, जैसे जियोमेट्रिकल थ्योरम है, ठीक है। वो बोलते हैं कि नॉलेज साउंड प्रिंसिपल पे बेस्ड है, ठीक है, और जैसे जियोमेट्रिकल थ्योरम काम करता है उस तरीके से, है ना, जैसे जियोमेट्रिकल थ्योरम, ठीक है जी।
ऑन द अदर हैंड ओपिनियन और बिलीफ वॉज मेयरली बेस्ड ऑन इम्प्रेशन। बात बिल्कुल सही है कि आप ओपिनियन क्या है, आपका इम्प्रेशन लोगों से आप कैसे इंस्पायर करते हो, उस तरीके से आप ओपिनियन देते हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति आपके साथ अच्छा कर रहे हैं तो आप क्या बोलते हैं, इंसान बहुत अच्छा है यार, है ना, बहुत अच्छा आदमी है, या मैं हूँ, या कोई भी ऐसा ही इसी तरीके से बिहेव ही करता है। अगर वही आपके साथ दो शब्द उल्टा पुल्टा बोल दिया तो आप भी बोलोगे कि क्या बात करते हो यार ऐसे व्यक्ति के बारे में, है ना। तो इम्प्रेशन पे आपका बिलीफ और आपका जो ओपिनियन है वो क्या है, डिपेंड करता है। सो इट वाज नॉट बॉदर्ड अबाउट फाइंडिंग द प्रूफ ऑफ व्हाट वी हेल्ड। क्या बोला, इट वाज नॉट बॉदर्ड अबाउट फाइंडिंग द प्रूफ ऑफ व्हाट वी हेल्ड, है ना। वही इम्प्रेशन के बारे में कि हम लोग प्रूफ नहीं खोजते हैं कि वो व्यक्ति सच में कैसा है नहीं है, आपके जैसा बिहेव करता है। अब कोई बोलेगा आपको कि यार वो इतना घटिया आदमी है या वो अच्छा आदमी नहीं है, तो आप क्या बोले, अरे ठीक है किसी के लिए कुछ भी हो लेकिन मेरे साथ तो अच्छा से बिहेव किया ना। तो आपके मन में उसका अच्छा भी कुछ और है, किसी और व्यक्ति के मन में उसका अच्छा भी कुछ और है। इस तरीके से बात है, ठीक है जी। चलिए, सो नॉलेज वर ऑब्जेक्टिव। सोक्रेट्स बोलता है कि नॉलेज वाज ऑब्जेक्टिव, ओपिनियन वाज सब्जेक्टिव। तो नॉलेज क्या है, ऑब्जेक्टिव है, यानी फल गिर रहा है तो ग्रेविटेशनल जो लॉ है अगर लागू हो रहा है तो सब चीज़ पे, जो भी चीज़ ऊपर से नीचे गिरेगा उस सब पे ग्रेविटी लागू होगा, है ना। तो ये क्या है, ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, कि ऑब्जेक्ट पे लागू हो। लेकिन ओपिनियन क्या है, सब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव में फ़र्क क्या होता है, देखिए, ऑब्जेक्टिव का मतलब हुआ कि हर चीज़ के लिए एक सिंपल सा रूल, अगर तुम गेंद फेंकोगे तो भी नीचे गिरेगा, अगर तुम तकिया फेंकोगे, मेरे सामने तकिया है तो तकिया ही एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तकिया फेंकोगे फिर भी तकिया भी गिरेगा, कुछ भी फेंको, है ना। या आप अगर आगे चलोगे, जैसे बाइक चलाते हो आपको, तो हवा का सामना करना पड़ेगा आपको। तो ये क्या है, ये सब ऑब्जेक्टिव बेसिस पे ये सब नॉलेज है, ठीक है। लेकिन सब्जेक्टिव क्या है कि वही वाली बात कि आपके साथ वो बंदा किस तरीके से बिहेव किया तो आपके हिसाब से उसका छवि आपके मन में रहेगा। अगर वो किसी के साथ और गधाई करेगा तो उसके हिसाब से उसके मन में गधा वाला छवि रहेगा, है ना। तो सब्जेक्ट के हिसाब से बदल जाता है ना। जैसे अभी बहुत सारे स्टूडेंट होंगे तो जिसको मेरा बात समझ में आ रहा होगा, मुझसे कनेक्ट कर पा रहा होगा, तो उसकी छवि उसके मन में मेरे लिए छवि ठीक ठाक होगा, कहेंगे ना ठीक ठाक समझा ले जाते हैं, है ना। आज जिसको नहीं समझ में आ रहा हो, जो नहीं कनेक्ट कर रहे, अरे क्या यार टाइम पास है ना, मस्ती मजाक के लिए चलो देख लो, ये वाली बात है। तो हर व्यक्ति पर निर्भर करता है, उसे बोल सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव हुआ कि सबके लिए समान है, जैसे ये बुक है तो सबके लिए समान है भाई, सबको पढ़ना पड़ेगा, बात ख़त्म, ठीक है। अब इससे पढ़कर क्या कौन समझेगा, ये पर्सन स्पेसिफिक है, ठीक है। चलिए, नॉलेज वाज यूनिफॉर्म। तो नॉलेज तो यूनिफॉर्म है एंड यूनिवर्सल है, बिल्कुल बात है। इट डिड नॉट चेंज विद द टाइम एंड प्लेस। और समय और जगह के हिसाब से नॉलेज चेंज नहीं होता है। ये जो थ्योरी है, ये मैं अमेरिका में पढ़ूँ या यूरोप में पढ़ूँ या भारत में पढ़ूँ या भारत के किसी झारखंडी गांव में पढ़ूँ, उसी तरीके से रहेगा, समझ रहे हैं ना क्या बोला। हाँ, so it did not change with the time and place और from person to person, ठीक है, as the proved goes, ठीक है। wise men think alike, okay, on the contrary different people held different opinion about the same things, they different। अच्छा, इस सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव का जो है ना मीनिंग, उसके साथ समझाने का नहीं नहीं, फिर से रिपीट करता हूँ, देखिए। सो नॉलेज वाज यूनिफॉर्म एंड यूनिवर्सल, इट डिड नॉट चेंज विद द टाइम एंड प्लेस और फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ठीक है, एज द प्रोवर्ब क्या लिखा है जी, प्रोनाउंस सही से नहीं कर पा रहा हूँ, गोज
वाइज मैन थिंक्स अलाइक, ठीक है, जो ज्ञानी आदमी होते हैं वो एक जैसा ही सोचते हैं। ऑन द कंट्री डिफरेंट पीपल हेल्ड डिफरेंट ओपिनियन अबाउट द सेम थिंग्स, दैट डिफरेंसेस बट सिम्टोमेटिक ऑफ देयर लैक ऑफ नॉलेज। ओके, हाँ, तो जिसके पास कम नॉलेज है वो क्या है, कोई अलग बात करता है, कोई अलग बात करता है, कुछ बोलता है, कुछ बोलता है। लेकिन जो ज्ञानी आदमी है वो तो एक ही बात बोलता है ना, सत्यमेव जयते, सत्य का ही हमेशा जीत होता है, ये वाली बात। सो सोक्रेट्स आर्ग्यू दैट ट्रेडिशनल मोरालिटी वाज बेस्ड ऑन द ओपिनियन, तो ट्रेडिशनल मोरालिटी है जो वो तो ओपिनियन पे है, which changed with the time and place, but true morality was based on the knowledge which was universal and eternal। जो ट्रेडिशनल मोरालिटी है वो तो चेंज हो ही जाए। जैसे मोरालिटी का मतलब मान लीजिए कि पहले क्या था, पहले था कि सती प्रथा है ना, तो आपको अपने, अगर आपका पति डेथ कर जाता है तो आपको भी उसके साथ जलकर मरना पड़ेगा। तो ये ट्रेडिशनल मोरालिटी था। तो उस समय अगर तुम नहीं मर रहे हो, अगर पति आपका डेथ कर गया तो आप भी उसके साथ नहीं मर रहे हो, तो फिर आपको गांव वाला जीने नहीं देगा, है ना। लेकिन अभी क्या है, वो ख़त्म हो गया, तो अब आप नहीं मरो तो बहुत अच्छा मानेगा, मर जाओगे तो कहेगा पागल है कहाँ पे, वो मरे इंसान के साथ मर क्यों रहा है, समझ रहे हो ना। तो ये जो ट्रेडिशनल मोरालिटी है वो समय और प्लेस के हिसाब से, समय और टाइम के हिसाब से चेंज हो जाता है, ठीक है। लेकिन जो आपका नॉलेज है, जो ट्रू मोरालिटी है, वो चेंज नहीं हो सकता है ना, यूनिवर्सल है और इटर्नल है, सत्य ही सत्य है, सत्य है तो है। देन द ग्रीक्स ऑल्सो डिस्टिंग्विश बिटवीन द प्योर नॉलेज, तो ग्रीक्स भी डिस्टिंग्विश किया प्योर नॉलेज क्या है, थियोरिया, एंड अप्लाइड नॉलेज प्रैक्टिस। तो लोग बोलते हैं जो प्योर नॉलेज है उसको थियोरिया, और जो अप्लाइड नॉलेज है उसको प्रैक्टिस बोलता है, ठीक है। सो प्योर नॉलेज वाज एन एंड इन इट सेल्फ, तो प्योर नॉलेज अपने आप में एंड है। इट रिप्रेजेंटेड द नॉलेज फॉर नॉलेज सेक, नॉलेज फॉर नॉलेज सेक, ठीक है। ऑन द अदर हैंड अप्लाइड नॉलेज वाज मीन्स टू एन एंड, तो अप्लाइड नॉलेज का मतलब क्या है कि उसको एज अ मीन्स के तौर पे आप इंड की तरफ बढ़िए, ठीक है। सो इट एम्बॉडीड द नॉलेज फॉर द प्रैक्टिकल यूज, फॉर एग्जांपल द नॉलेज ऑफ ट्रूथ, गुड और ब्यूटी वाज नॉट मीन टू सर्व अ वर्ल्डली पर्पस, ठीक है। इट बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ द प्योर नॉलेज, कि ब्यूटी क्या है, अच्छाई क्या है, अच्छा क्या है, सत्य क्या है, इसके बारे में, ठीक है। वो तो ट्रूथ है ना। यहाँ ब्यूटीफुल का मतलब ये नहीं है इस क्रीम घसाई, है ना, क्रीम लगाई और मेकअप कराई, लड़के के लिए भी और लड़कियाँ के लिए भी, जो भी है ना। यहाँ ब्यूटी का मतलब है वो कंसाइज के लेवल पर ब्यूटीफुल, ठीक है। चलिए, सो इट बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ प्योर नॉलेज, दैट इज नॉलेज फॉर नॉलेज सेक, ठीक है। ऑन द अदर हैंड knowledge of agriculture, carpentry and other crafts was meant to produce useful things. It belonged to the category of the applied knowledge. The Greeks regarded pure knowledge as a higher order knowledge, superior knowledge, okay। So pure knowledge को लोग बोलते हैं superior knowledge, and the applied knowledge as lower order knowledge यानी inferior knowledge, ठीक है। So they believed that the pure knowledge was inseparable from virtues। तो ग्रीक्स बोलते हैं कि जो प्योर नॉलेज है उसको अब वर्च्यू से अलग नहीं कर सकते, ठीक है। सो सोक्रेट्स आर्ग्यू दैट अ पर्सन हैविंग ट्रू नॉलेज शैल नॉट डिपार्ट फ्रॉम द पाथ ऑफ वर्च्यू, तो जिसके पास अगर ट्रू नॉलेज है वो वर्चुअस पाथ को छोड़ ही नहीं सकता है, ठीक है। सो दैट विशियस बिहेवियर इज़ द सिम्टम्स ऑफ लैक ऑफ ट्रू नॉलेज। अगर कोई व्यक्ति ऐसा कर रहा है कि वर्चुअस पाथ को छोड़ रहा है तो समझिए कि उसके पास ट्रू नॉलेज नहीं है। जैसे बहुत सारे बाबा हुए हमारे क्या बोलते हैं देश में, है ना, आशाराम बापू से लेके राम रहीम और क्या क्या बाबा सब हुए हैं, तो ये सब के पास ट्रू नॉलेज थोड़ी ना है, ये सब तो है ना, ये सब नॉलेजफुल थोड़ी ना है।
लोगों को गधा बनाने आता है लोगों को, ठीक है। सो डिस्टिंक्शन बिटवीन नॉलेज एंड ओपिनियन, सोक्रेट्स बोलता है, सोक्रेट्स का व्यू क्या है, इसको देखिए आप कि इधर नॉलेज है, इधर ओपिनियन है, ठीक है। तो नॉलेज क्या है, बेस्ड ऑन साउंड प्रिंसिपल्स विच कैन बी प्रूव्ड लाइक अ ज्योमेट्रिकल थ्योरम, कि जिस तरीके से ज्योमेट्रिकल थ्योरम है वो है तो है ना। यानी पृथ्वी सन का चक्कर काटती है तो काटती है ना। सेंटर में सन है तो है, सबके लिए सही है ना। ओपिनियन जैसे बेस्ड ऑन द इम्प्रेशन नॉट कंसर्न विद द फाइंडिंग प्रूफ, किसी व्यक्ति ने कुछ भी कह दिया तो उसके हिसाब से आप बिहेव कर रहे हो। ऑब्जेक्टिव है, यहाँ सब्जेक्टिव है, यहाँ पे यूनिवर्सल है, यूनिफॉर्म है, यूनिवर्सल है ना। पृथ्वी सबके लिए चक्कर काट गई तो काटती है, मेरे लिए भी काटे, मेरे बच्चे के लिए भी काटे, मेरे पोता 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 के पोता का पोता पोता सब के लिए काटेगा, है ना। आने वाला पूरा का पूरा जनरेशन सब के लिए काटेगा, यूनिवर्सल है, सत्य है। लेकिन क्या काटेगा नहीं काटेगा, ये क्यों काटता है नहीं काटता है, लॉजिक क्या है, ये सब के पीछे पीछे क्या मैं बोल रहा हूँ, कुछ भी बोल रहा हूँ मैं भी ना। लेकिन कोई ओपिनियन है ना, वो क्या डिफ़र करता है। ओपिनियन जैसे मान लो कि आप कि भगवान है कि नहीं है, ये भी एक ओपिनियन ही है। लेकिन कोई यूनिवर्सल लॉ तो है, ये तो ट्रुथ है, सबको मानना पड़ता है अंत में जाकर, ठीक है। तो चलिए इतना कम से कम ख़त्म तो कर देते हैं, ठीक है। सो ऑन द अदर हैंड अप्लाइड नॉलेज वाज नेचुरल टू वर्च्यू एंड वाइज, ठीक है। सो प्योर नॉलेज रिप्रेजेंटेड एन इंट्रिंसिक वैल्यू, a value that was an end in itself, while applied knowledge embodied an instrumental value, a value that was meant to an end। अब भैया समझ में आलो, कितना से हम लोग समझ में आलो। The Greeks held that in order to attain the good life, this was the goal of the politics, applied knowledge should be subordinate to virtue। मतलब द ग्रीक्स हेल्ड दैट द ऑर्डर टू अटेन द गुड लाइफ दिस वाज द गोल ऑफ द पॉलिटिक्स। जो कि पॉलिटिक्स का मतलब क्या है, शुरू में मैं बताया हूँ कि जीवन अच्छा कैसे बनाया जा सकता है ना। फिलॉसफी का सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है, और अच्छा कैसे बनाया जा सकता है। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, और अच्छा कैसे पढ़ा जा सकता है, और अच्छा कैसे पढ़ा जा सकता है, और अच्छा कैसे किया जाता है, ठीक है। ऐसे So the Greeks held that the order to attain good life, applied knowledge should be subordinate to virtue। तो बाद में applied knowledge तो बिल्कुल subordinate तो है नहीं वर्च्यू का, ठीक है। तो ये रिलेशन बता रखा है कि नॉलेज और वर्च्यू में क्या है, ठीक है। तो चलिए आज इतना ही पर रहने देते हैं, कल यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, है ना। सो डोमिनेंट थ्योरम ऑफ द पॉलिटिकल, है ना, इंक्वायरी है, इनक्वायरी में बोल रहा हूँ, इंक्वायरी है, ठीक है। इसको हम लोग कल यहाँ से शुरू करेंगे, ओके। तो एक पेज आज भी पढ़ पाए हम लोग, है ना। बैटरी लो हो गया है दोस्त मेरा, बोल नहीं पा रहा हूँ मैं। तो इतना ही आज के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर कल हम लोग मिलते हैं, ओके, बाय।